गुड इवनिंग सभी को। 2-4 दिन बीच में थोड़ा सा गैप लग गया त्यौहार के सीजन के कारण, है ना। उसमें आपका टेस्ट वगैरह वो अपलोड करने में वो सारा सेटअप में लग गया टाइम, है ना। अब वापस अपन अपने पुराने रूटीन पे आ जाते हैं। क्या चालू करना आज? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस। काफ़ी डिमांड आ रही थी, बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स तो करवाओ, टेस्ट किस चीज़ के देंगे फिर। चलो चालू कर ही देते हैं आज। बहुत पसंदीदा टॉपिक रहता है बच्चों का, और इतना इजी टॉपिक रहता है कि इसमें आपको याद रखने की बहुत सारी चीज़ें की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए वो लगभग इसमें याद रहती हैं, है ना। क्या करना? करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, एनर्जी लॉस चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप जिसको आप कहते हो वो चाहिए आपको, रेजिस्टेंस चाहिए, इंपेडेंस चाहिए, बस काम खत्म। इतना ही काम होता है सारा का सारा। और कैसे कैसे सर्किट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन को क्या क्या बोलते हैं, वो अपन थोड़ा सा देखते हैं, और इसमें कैसे कैसे अपन एनालिसिस करते हैं वो एक बार बेसिक जरूरी होता है, क्योंकि जो बेसिक है वही सारा काम आना है इसमें। मूलतः सारे सब्जेक्टों से थोड़ा सा हटके इसलिए होता है कि इससे यूँ समझो कि बेसिक बेसिक जो चीज़ें रहती हैं वो इसमें पूरी में चलती हैं, लास्ट तक चलती हैं, है ना। इसलिए वो हमारी थोड़ी सी मजबूत हो तो आगे अपन फटाफट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो चलो देखो इसमें भी अपन क्या करते हैं। हाँ, मूल जो पहला जो आपके पास पार्ट है इसका, वो एक तो नेटवर्क को लेकर के है, और नेटवर्क को जो सॉल्व करने के तरीके हैं उनको लेकर के है। कुछ सिंपल तरीके तो आप काम में ले चुके हैं पहले की क्लासेस में, अब थोड़े से एडवांस जो वर्जन है वो अपन काम में लेने का प्रयास करेंगे। उनको नेटवर्क थ्योरम्स की सहायता से भी पढ़ेंगे, और इनके एनालिसिस सर्किट्स की कैसे कैसे होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला ही अपन के पास नाम आता है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्या रहता है? सिंपल सी बात अपन करें तो जो भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, उन सभी का जो संयोजन होता है, किसी भी प्रकार का कोई संयोजन आपके पास रखा हुआ, वो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का संयोजन। संयोजन, ठीक है, ये क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कौन कौन से, इनकी अपन बात करें तो बहुत छोटी सी बात अपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस है, आर है, कैपेसिटेंस सी है, वाई, ये आपके पास कॉइल है, आपके पास डायोड है, ठीक है, और ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एटसेट्रा। इस टाइप की जो एलिमेंट्स आपके पास रहते हैं सारे के सारे, या बैटरी है, कोई पावर सप्लाई सोर्स है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका किसी प्रकार का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। अब इसी नेटवर्क में जैसे इनका एक एग्जांपल के तौर में एक संयोजन लो, मान लो मेरे पास सपोज कोई पावर सप्लाई सोर्सेस इस टाइप का है, ठीक है, वीएस में लेता हूं इसमें, ये रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट मेरे पास ए है, और ये पॉइंट मेरे पास बी है, सपोज ये आर ले सकता हूं, सपोज ये दोनों एलिमेंट इसमें जुड़े हैं, दो एलिमेंट जुड़े, सिंपल से, ये भी एक तरह का क्या है? नेटवर्क है। ठीक है, अगर मैं यही कहूं कि मान लो मेरे पास इस टाइप का कोई सर्किट हो, सॉरी इस टाइप का कोई नेटवर्क हो, सॉरी सर्किट तो आप बोलेंगे उसको वीएस, ये R1 हो, और यहाँ एक दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास जुड़ा हो, और इसको मैं क्या कह दूं? R2 कह दूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है सपोज, तो ये भी क्या है? एक नेटवर्क। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज, बहुत सारी चीजें अगर रिपीट होती हैं तो सारी जुड़ती हैं किसी सीक्वेंस में, तो वो क्या कहलाता है आपके पास? नेटवर्क कहलाता है। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या? ये कैसा है? सिंपलेस्ट है लेकिन ओपन है एक तरह का, और ये कैसा है? क्लोज्ड है। तो इसको क्या कहेंगे अपन? सर्किट। इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? परिपथ। और ये क्या है? केवल, ये केवल नेटवर्क है। ये सर्किट भी है और कौन सा? नेटवर्क है, क्लोज्ड। ठीक है, इसको भी नेटवर्क कहेंगे, इसको भी नेटवर्क कहेंगे, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्या है? वो क्लोज नेटवर्क है और ये क्या है? ओपन नेटवर्क है। तो इसको एक नया नाम दिया जाता है जिसको अपन सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं, परिपथ कहते हैं। एक तरह का नेटवर्क ही है, और वो भी कैसा? क्लोज्ड। तो संयोजन जो क्लॉज संयोजन होता है वो कौन सा होता है? सर्किट कहलाता है। एक सिंपल सा डिफरेंस है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें ज्यादा। तो जो केवीएल के सारे रूल्स लगते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लो और केसीएल, वो सारे के सारे किस में लगते हैं? सर्किट में लगते हैं। ओपन में आप अप्लाई उनमें नहीं करते। ठीक है,
इन जनरल। क्लियर, लिख दिया आपने? ठीक है, अब इसका एक छोटा सा और पार्ट अपन करके देखते हैं कि अब अपन नेटवर्क में आ गए या सर्किट में आ गए तो कैसे कैसे नेटवर्क अपने पास हो सकते हैं। तो जो नेटवर्क होते हैं नॉर्मली दो टाइप के नेटवर्क अपन कंसिडर करते हैं पावर सप्लाई सोर्सेस के बेस पे। कैसे कैसे? एक्टिव नेटवर्क और दूसरा कौन सा? हाँ, पैसिव। बहुत सिंपल सी बात है। एक्टिव कौन सा? जिसमें हाँ पावर सप्लाई सोर्स हो, जुड़ा हो, जो सर्किट को क्या दे सके? पावर दे सके, एनर्जी दे सके, वो क्या कहलाता है? एक्टिव कहलाता है। और दूसरा जिसमें पावर सप्लाई सोर्स नहीं जुड़ा हो, वो क्या कहलाता है? पैसिव नेटवर्क कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास रहती है। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात मैं और कह दूं, ये दो बातें आप वहां भी पढ़ते हो, एक्टिव एलिमेंट्स में भी पढ़ते हो और पैसिव एलिमेंट्स भी पढ़ते हो। कौन से एलिमेंट्स भी आपके पास दो टाइप के लेते हो आप। कौन से? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। कितने टाइप के? दो नॉर्मली। कौन? इसी बेस पे एक्टिव, और दूसरे कौन से? पैसिव। ये एलिमेंट्स कौन से वाले एलिमेंट्स होते हैं? जो रेक्टिफिकेशन कर सकें, एम्पलीफिकेशन कर सकें, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो अपना कोई विशेष प्रभाव दिखा सके। क्या? रेजिस्टेंस के अलावा, रेजिस्टिव जो उनका पार्ट होता है, अपोजिशन वाला पार्ट होता है, उसके अलावा अपना कोई इफेक्ट दिखा सके, वो वाले जो अवयव क्या कर सकें? दिष्टकरण या प्रवर्धन आदि कर सकें। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से? डायोड है और ट्रांजिस्टर एटसेट्रा। इसमें कौन से? जो अवयव क्या? दिष्टकरण या प्रवर्धन और एम्पलीफिकेशन वगैरह नहीं करते हो, आदि नहीं करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या? रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, कॉइल है, एटसेट्रा। ये आपके पास कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, लिख दो, छाप देते हैं फिर आगे। ठीक है, ये तो आपके पास नेटवर्क की ये सारी चीजें। ठीक हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं किसमें? हाँ, सोर्सेस। अब अपन कह रहे हैं कि पावर सप्लाई सोर्स जिसमें जुड़ा हो, एक्टिव आपके पास नेटवर्क है जिसमें पावर सप्लाई सोर्स नहीं हो, क्या है? पैसिव नेटवर्क है, उसके अपन को कोई नीड नहीं है। अपन मोस्टली किस में काम करते हैं? एक्टिव सर्किट्स में ही काम करते हैं, एक्टिव नेटवर्क से काम में लेते हैं। तो उनमें जो सोर्सेस होते हैं, सप्लाई सोर्सेस होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दो टाइप के। कौन कौन से सोर्सेस? पावर सप्लाई सोर्सेस। ठीक है, एक तो कौन सा? वोल्टेज सोर्स। दूसरा कौन सा? हाँ, करंट सोर्स की तरह यूज किया जाए। सोर्स एक वोल्टेज सोर्स की तरह यूज किया जाए। ये भी फिर से दो टाइप के। एक तो आइडियल और दूसरा कौन सा? रियल। ये भी सेम, आइडियल और कौन सा? रियल सोर्स। इसकी बात करें पहले, आइडियल सोर्स कौन सा होता है? जैसे सिंपल अपने पास वोल्टेज सोर्स हो, या यूं कहें कि जो बैटरी या वोल्टेज सोर्स आपने काम में ले रखा है, उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, वो उसके लोड के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। लोड का रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के साथ लगाते हो आप आउटपुट में, और वहां लोड रेजिस्टेंस का मान वेरी करते हो, तो उसके टर्मिनल की सिरों के यानी उसके टर्मिनल्स के बीच जो वोल्टेज रहती है वो अगर चेंज नहीं होती है तो वो कौन सा कहलाता है?
आइडियल कहलाता है। जैसे सिंपल आपके पास बैटरी रहती है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो आप, जिसका वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सपोज आपके पास इस टाइप का बैटरी सोर्सेस है और इसके सिरों के बीच किसी प्रकार की इंपेडेंस आपने नहीं लगाई है, और खास बात यूं कहें कि इसकी इंटरनल इंपेडेंस जो रहती है वो क्या रहती है, इंपेडेंस कई बार आप रेजिस्टेंस भी बोलते हो, उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, बताएंगे इनमें क्या क्या डिफरेंस है। वो अगर जीरो है इसका मतलब क्या होगा कि यहां इनके बीच जो वोल्टेज आप देखोगे V, वो आपके पास सेम मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई लॉड रेजिस्टेंस के साथ किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आप इसमें करंट फ्लो करोगे या जिसके कारण जो करंट फ्लो, आप यूं कह रहे हो कि इसमें बहुत IS जो करंट फ्लो हो रही है उसके मान में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखना जरा क्या रहेगा इसमें, क्यों, वोल्टेज ड्रॉप यहां कहीं है ही नहीं, इसकी इंटरनल इंपेडेंस कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, जीरो, तो इसके कारण जो वोल्टेज सप्लाई सोर्स है वो क्या देगा, खुद के पास कितना ड्रॉप करेगा, जीरो ड्रॉप करेगा, तो सारा का सारा वोल्टेज कहां अप्लाई हो गया, आउटपुट में अप्लाई हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन में आपके पास यूं कह सकते हो कि आउटपुट में जब भी आप कोई भी लोड रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच जोड़ोगे यहां और उसके सिरों के बीच वोल्टेज सप्लाई आप देखोगे वो क्या बनी रहेगी, VSC बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका अपन ड्रॉ करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये स्थिति आपके पास रहती है कि VS जो रहता है वो IS के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। V अगर आप इस पे ले रहे हो तो वोल्टेज ले रहे हो तो ये वैल्यू आपके पास VS ही बनी रहती है, ये वाली, ये आपके पास VS कांस्टेंट बनी रहती है आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। IS इसका मतलब ये जो IS आपके पास है अगर इसका मान बढ़ाते हो, यानी यहां लोड रेजिस्टेंस आपने जोड़ा उसकी वैल्यू कम करते जाते हो तो करंट उसमें क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन VS क्या रहेगा उसके सिरों के बीच, कांस्टेंट रहेगा। अगर इस टाइप का आपके पास सप्लाई है या वोल्टेज सोर्स है तो वो कैसा कहलाता है आपके पास, हाँ आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल ऐसे सोर्सेस नहीं अवेलेबल होते, ऐसे सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते इन जनरल, ऐसा कोई सोर्स नहीं रहता क्योंकि उसकी कुछ न कुछ इंटरनल इंपेडेंस होती है। तो उस केस में क्या रहता है, रियल वोल्टेज सोर्स, उसको क्या कहते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस या इंपेडेंस जो आपके पास रहती है, इंटरनल इंपेडेंस उसके साथ रहती है, अगर हो तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है आपके पास, एक तरह का रियल वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंट करता है। फाइनाइट वैल्यू रहती है और ये भी क्या रहती है, लो, कंपेरेटिव टू एक्सटर्नल लोड RL। एक्सटर्नल जो लोड आप अप्लाई करते हो या इंपेडेंस अप्लाई करते हो ZL, लोड इंपेडेंस अप्लाई करते हो, उसकी कंपेरेटिव ये क्या रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, ये ध्यान देना, ठीक है। जुड़ता कहां है, इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज, कहां रहेगा, सीरीज में कंसीडर करेंगे। इसका मतलब आपके पास कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये इस टाइप का आइडियल वोल्टेज सोर्स आपके पास, प्लस माइनस VS आपके पास उसकी वोल्टेज है टर्मिनल के बीच की, यहां आप कह रहे हो कि एक इंटरनल इंपेडेंस का या रेजिस्टेंस को शो कर रहे हो आप किससे, स्मॉल r से, ठीक है। आप कह रहे हो कि इससे आप पावर सप्लाई ले रहे हो आप इधर से, I1 इसको अपन कह रहे हैं या IT कह दो सपोज इसको, और यहां कोई लोड रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, A और B के बीच लोड रेजिस्टेंस जोड़ोगे और उसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है VT वो फाइंड आउट करोगे, VT वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, यहां है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आपके पास है, क्या रहेगा इस कंडीशन में, जैसे ही आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे, इसका मतलब यहां वोल्टेज चेंज करोगे उसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, चेंज होगी, और उस कंडीशन में यहां वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, तो इसका मतलब VS क्या रहेगा, VS तो उतना ही है लेकिन यहां इसके सिरों के बीच क्या रहेगा, वोल्टेज चेंज होता रहेगा, ध्यान देना, वोल्टेज क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे इसमें रेजिस्टेंस आपने कम किया, करंट फ्लो बढ़ा, उस कंडीशन में आपके पास स्थिति दूसरी रहेगी, क्यों, इस पे भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा आपके पास,
समझ गए बात आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन क्या करें, किसमें आउटपुट जो करंट है, लोड करंट, या जिसको अपन आईटी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आईटी कह दो चाहे इसको, आईटी लोड करंट, और वोल्टेज के बीच आपके पास ग्राफ खींचा जाए, तो वीटी के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो वो ग्राफ किस टाइप का आता है, इस टाइप का आता है, न कि ऐसा। ये तो कौन सा है, आइडियल के लिए, और ये किसके लिए, रियल के लिए आता है, कौन, वीटी। ये वैल्यू आपके पास वीएस कहलाती है। वीएस का मान जब वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाते हो, यानी लोड रेजिस्टेंस कम करते जाते हो, तो उस कंडीशन में क्या रहता जाएगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी आईएस के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा आपके पास सोर्स था। दूसरा कौन सा, करंट सोर्स है क्या, कितने टाइप के, रियल। रियल जो करंट सोर्स होता है उसकी सीरीज में या सो इसके पैरेलल में, इनफाइनाइट इंपेडेंस इन पैरेलल। करंट सोर्स के पैरेलल में इनफाइनाइट इंपेडेंस अगर कंसीडर करें, तो वो जो करंट सोर्स है वो कैसा कहलाएगा, आइडियल करंट सोर्स कहलाएगा। अच्छा, रियल लिख दिया क्या मैंने, आइडियल कहलाएगा रे, रियल नहीं, पहला तो आइडियल की बात करें अपन, आइडियल कहलाएगा अगर इनफाइनाइट इंपेडेंस है उसकी, उसके पैरेलल में, उस केस में, यानी इस टाइप का आपके पास करंट सोर्स हो। करंट सोर्स को इसके रिप्रेजेंट करते हो, आईएस सपोज करंट सोर्स के, उसे करंट आपको आईएस मिल रही है, लेकिन इसके पैरेलल में यहां इनफाइनाइट इंपेडेंस, इसका ओपन ही एक तरह का सर्किट आपके पास, यहां लोड रेजिस्टेंस आप जोड़ोगे, तो इस केस है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंपेडेंस इन पैरेलल विद करंट सोर्स, ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में इनफाइनाइट इंपेडेंस रहेगी, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक आइडियल करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये ध्यान रखना, किसकी तरह बिहेव करेगा, हाँ, आइडियल करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब इसके सिरों के बीच आप जो लोड रेजिस्टेंस लगाओगे, यहां जब लोड रेजिस्टेंस लगाओगे और उसके सिरों के बीच जब वोल्टेज आप मेजर करोगे वीएस, तो वो आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट, क्या मिलेगी, हाँ उसमें सॉरी वोल्टेज वीएस का मान इंक्रीज करोगे, तो उस कंडीशन में करंट उसमें क्या मिलेगी, आईएस कांस्टेंट मिलेगी, ये वैल्यू रहेगी। इस तरफ करंट आप मेजर कर रहे हो, आईएस की वैल्यू ये रहेगी, यहां आईएस आपके पास है, आईएस, इस एक्सिस पे आप आई ले रहे हो, करंट ले रहे हो, करंट जब भी मेजर करोगे इसमें लगे लोड रेजिस्टेंस में, तो चूंकि सारी की सारी करंट किसमें से फ्लो होगी, लोड रेजिस्टेंस में रहेगी, तो आप यहां लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करो चाहे ज्यादा करो, करंट जितनी मिलनी है उतनी मिलनी है इस करंट सोर्स से। ठीक है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब इस टाइप का जो सोर्स है वो आउटपुट का जो लोड रेजिस्टेंस है या आउटपुट के सिरों पे जो वोल्टेज है उसके इंक्रीमेंट पे किसी प्रकार की डिपेंडेंसी शो नहीं करता। अगर इसकी सीरीज में कोई हाई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दें, सॉरी इसके पैरेलल में कोई हाई रेजिस्टेंस अप्लाई अपन कर दें, लगा दें, तो फिर क्या होगा, ये जो आउटपुट में जो लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली जो करंट है वो उसके लोड पे यानी उसके सिरों पे जो वोल्टेज उस पर डिपेंड करने लग जाएगी। उस केस में करने लग जाएगी किसमें, जब रियल हो। रियल का मतलब क्या हो, ए फाइनाइट हाई इंपिडेंस और रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद करंट सोर्स। करंट सोर्स के पैरेलल में अगर आपके पास क्या हो, हाँ एक इंपेडेंस हो या रेजिस्टेंस हो, और वो कितना हाई हो कंपैरेटिव टू लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यही आपके पास सोर्स कैसा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। ये करंट सोर्स आपके पास है, आईएस इसमें से करंट फ्लो हो रही है, यहां आप एक रेजिस्टेंस जोड़ोगे, मान लो ये वाला रेजिस्टेंस आर कह सकते हो आप इसको, और यहां करंट आई टी फ्लो हो रही है,
और यहां क्या जोड़ोगे आप, लोड रेजिस्टेंस जोड़ोगे, इसकी सिरों के बीच वोल्टेज आपके पास क्या रहेगी, VT रहेगा, ठीक है, या VS कह सकते हो इसको सिंपली, जो मर्जी आपकी, VS कह सकते हो। लोड रेजिस्टेंस की सिरों के बीच आपके पास करंट रहेगा। तो इस केस में क्या रहेगा, यहां लोड रेजिस्टेंस जो जोड़ा है उसकी सिरों पे वोल्टेज आप इंक्रीज कर सकते हो, लोड रेजिस्टेंस कम कर करके उसमें करंट की वैल्यू। अब एक खास बात है, ये जो करंट आ रही है IS, ये देखो जरा डिस्ट्रीब्यूट हो गई, IS माइनस IT हो गई ना। IT अगर उसमें लोड रेजिस्टेंस में जाएगी तो IS माइनस IT इसमें से जाएगी। तो क्या रहेगा, जैसे लोड वेरी करोगे, लोड वेरी करते ही इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ध्यान देना जरा, ठीक है। तो इस टाइप का जो सोर्स रहता है उसके लिए जो आपके पास ग्राफ रहेगा VS, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, या कई बार आपको यहां लोड भी मिल जाता है, ध्यान देना जरा, यहां I जो रहेगा, I वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये तो किस केस में था, रियल, सॉरी आइडियल, ये आइडियल था और ये रियल के लिए है, क्या है, IT है इस केस में, और ये IS था मैक्सिमम। करंट क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। रियल आपके पास इस टाइप का रहता है, ठीक है, हो गया। ये था आपके पास कौन सा, वो जो पावर सप्लाई सोर्स था वो था, ठीक है। अब अगला अपन देखते हैं कि उसमें सर्किट में और क्या काम आना है, रेजिस्टेंस काम आना है, आपके पास एलिमेंट्स आने, रेजिस्टेंस काम आना है, कैपेसिटेंस काम आना है, और कॉइल काम आनी है, ट्रांजिस्टर काम आना है, डायोड काम आना है, वो सारे देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले ही अपने पास आता है कौन सा, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस, ठीक है। कौन कौन सा, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस, दोनों के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से जोड़ते हैं, अगर सर्किट में केवल R जुड़ा हो तो आप क्या कहते हो कि सर रेजिस्टेंस जुड़ा है। सर्किट में अगर आपके पास R के साथ साथ कौन जुड़ जाए, कॉइल जुड़ जाए कोई, या कैपेसिटर जुड़ जाए, तो अब आप क्या कहते हो, उस कंडीशन में सर्किट का जो अपोजिशन है या अपोज करने का जो गुण है या कितना अपोज करता है वो वैल्यू क्या कहलाती है, फिर उसकी इंपीडेंस कहलाती है। ध्यान देना जरा, अगर केवल और केवल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का, उनके सर्किट के जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी सर्किट का जो मटेरियल है, कोई भी आपने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल में करंट फ्लो करना चाह रहे हो, उस कंडीशन में आपने पावर सप्लाई सोर्स से जोड़ा उसको, और जैसे ही आपने पावर उसको दी, उसके इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे उसमें वो मूव करेंगे, कॉलिजन करेंगे, उस कॉलिजन के कारण क्या रहेगा, अपोजिशन होगा उनके फ्लो का, वो जो अपोजिशन होता है इन जनरल वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। लेकिन वहां सर्किट में केवल और केवल इस अपोजिशन के अलावा और चीजें भी हो, जैसे क्या हो, कैपेसिटर जुड़ा हो या कोयल जुड़ी हो, तो उस केस में क्या रहता है, वहां रेजिस्टेंस के अलावा, अपोज के अलावा बाकी बिहेवियर भी देखने को मिलते हैं, अलग तरीके के बिहेवियर, ठीक है। तो वो उस केस में रेजिस्टेंस के साथ साथ कौन, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस भी जुड़ा हो, किसमें, तो किसी सर्किट में, तो उनके इन सब का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, अपोजिशन है, इन सब के द्वारा किया गया अपोजिशन है, वो क्या कहलाता है, इंपीडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, हाँ, इसको केवल रेजिस्टेंस कहते हैं, और कैपेसिटर और इंडक्टेंस इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको अपन क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस अगर दोनों आपके पास इफेक्ट शो हो रहे हैं किसी सर्किट में, तो उस कंडीशन में उस सर्किट का जो अपोज करने का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो किससे डिनोट किया जाएगा, इंपीडेंस से शो किया जाएगा। अगर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो या करंट के फ्लो का ही अपोज हो रहा है, केवल और केवल ऐसे बिहेव देखने को मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस कहलाता है। अब आप कह रहे हो कि साहब सर्किट में एसी और डीसी दोनों प्रकार के पावर सप्लाई सोर्सेस अपन काम में लेते हैं, तो कब कौन सा काम में लिया जाए, तो जब केवल एसी जो सप्लाई सोर्सेस अपन काम में लें, या एसी करंट, एसी वोल्टेज काम में लें, तब सर्किट का जो बिहेवियर होता है वो इंपीडेंस वाला बिहेवियर केवल एसी में ही देखने को मिलता है। केवल और केवल किस में देखने को मिलेगा, एसी में ही देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस है वो एसी एज वेल एज डीसी दोनों सर्किट में बिहेवियर इसका देखने को मिलता है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, इसका कि करंट है वो किस फ्रीक्वेंसी से जा रही है, कैसी है, कांस्टेंट है या किस चेंज होती हुई जा रही है, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगली बात कह रहा है कि ये केवल रेजिस्टिव एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी अपोजिशन का। ये क्या कहता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो अभी अपन ने बात करी उसका होता है। खास बात क्या रहती है कि सर्किट में एसी या डीसी दोनों प्रकार के सर्किट में जो करंट फ्लो का अपोज रेजिस्टेंस है वो रियल क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, रियल क्वांटिटी होती है। जबकि यहां इंपीडेंस में क्या कहते हैं, इंपीडेंस में कैसी, रियल एज वेल एज ये वाला, हाँ, इमेजिनरी। इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब कैसा होता है, इंपीडेंस कैसी होती है,
कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, ध्यान देना जरा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ गई तो इसका क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और फेज भी होना चाहिए। इसका मतलब इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और फेज एंगल भी होगा। फेज किस किस के बीच? करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस रहेगा। कब? कैपेसिटर में और इंडक्टेंस में, कॉइल में, दोनों में अलग अलग रहेगा। क्या रहता है? आप पढ़ते हो रेजिस्टिव एलिमेंट अगर जुड़ा हो, केवल और केवल रेजिस्टिव एलिमेंट जुड़ा हो तो उसमें किसी प्रकार का फेज एंगल नहीं रहता। केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती हैं। आप ये कहते हो किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है तो ठीक है। लेकिन जब रेजिस्टेंस के साथ साथ या रेजिस्टेंस के अलावा कोई सर्किट अपन ले जिसमें सपोज केवल कैपेसिटर जुड़ा हो तो करंट वोल्टेज से π/2 एंगल आगे रहती है। और जब केवल इंडक्टेंस जुड़ा होता है, कॉइल जुड़ी होती है, तो करंट किससे? वोल्टेज से π/2 हाँ लेग रहती है, पीछे रहती है। ठीक है। इसका मतलब वहां यहां मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों की अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये कह रहा है कि डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और डीसी। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सर्किट का वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी शो नहीं करता। एसी सर्किट लो, डीसी सर्किट लो, कांस्टेंट रखो, फ्रीक्वेंसी रखो, कैसा भी रखो, करंट और वोल्टेज का टाइम डिपेंडेंसी, लेकिन वो वेरी नहीं करता। लेकिन ये क्या करता है? एसी जो सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी शो करता है। ठीक है। कह रहा है कि हां अब किसी सर्किट में अगर केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो, केवल क्या जुड़ा हो? रेजिस्टेंस जुड़ा हो, तो वो अपोजिट होता है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट है उसका क्या करता है? सर्किट अपोज करता है। अपोज करता है तो क्या करता है? वहां फ्लो कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो सर्किट उस एनर्जी का क्या करता है? वहां एलिमेंट जो होता है वो एनर्जी का क्या करता है? कंजम्पशन करता है। कंजम्पशन उस किस रूप में? जनरली रेजिस्टिव एलिमेंट्स में किस रूप में काम आता है? हीट लॉस के रूप में काम आता है। वो गर्म हो जाते हैं और हीट लॉस करते हैं। तो ये क्या करते हैं? पावर कंजम्पशन करते हैं। क्या करते हैं? पावर कंजम्पशन या डिसिपेशन करते हैं, पावर का लॉस करते हैं, एक तरीके से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर करके रेजिस्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं। लेकिन ये दोनों काम कर सकते हैं। ये पावर लॉस भी कर सकते हैं एज वेल एज पावर स्टोर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पावर लॉस भी कर सकते हैं और पावर स्टोर भी कर सकते हैं। दोनों चीजें आपने पढ़ी, कैपेसिटर में ही पढ़ा है, 1/2 पढ़ा है ना, एनर्जी नहीं पढ़ी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ा आपने। तो 1/2 Li² भी पढ़ा आपने इसमें। ठीक है। और ये कैपेसिटर के लिए भी आपने एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े हैं कि किस तरीके से आप स्टोर करते हो, इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े, वो बात अपन यहां नहीं करने वाले। चलो ठीक है। ये दोनों में क्या था? बेसिक डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आप 12वीं क्लास में बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ चुके हैं। आरएल सर्किट, आरसीएल सर्किट, फलाना सर्किट, डिखड़ा सर्किट, ये सारी की सारी बातें होती है जो आप पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं, यहां जनरल जो बात आएगी वो बार बार अपनी इंपिडेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंपिडेंस की। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जनरल अपन नेटवर्क ले रहे हैं, उसमें रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है और कॉइल भी हो सकती है। ठीक है ना। ये ब्रीफली अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं और आपने काफी पढ़ भी लिया है, इसलिए आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है ना। ये मेरा मानना है, इस मेरे मानने को जुटलाना मत तुम लोग, है ना। ठीक है, बनाए रखना। ठीक है। तो अब इसमें दो बातें पढ़ते हैं अपन। एक और नाम आता है आपके पास, आपने पढ़ा होगा, रेखीय प्रतिबाधा। रेखिक प्रतिबाधा पढ़ा क्या नाम? लीनियर इंपेडेंस। कौन सी पढ़ी आपने? लीनियर इंपेडेंस पढ़ी है आपने, है ना। इसका मतलब कोई भी आपके पास प्रतिबाधा सपोज हो, इंपेडेंस आपके पास किसी भी टाइप की इंपेडेंस हो, सपोज हाँ इंपेडेंस आपके पास हो, और आप कह रहे हो कि इसके टर्मिनल के बीच आपने क्या किया, यहां दोनों सिरों के बीच V1 है और V2, दोनों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है? V1 माइनस V2 है। अगर आप ये वोल्टेज डिफरेंस इंक्रीज करते हो तो इसमें से कौन फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। जैसे आप वोल्टेज डिफरेंस इंक्रीज करते हो तो करंट फ्लो क्या होता है? इंक्रीज होता है। सीधी सी बात है। अगर ये दोनों के बीच का रिलेशन है कि करंट जो फ्लो है जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करते हो क्या रहता है? उसके प्रोपोर्शनल रहता है। तो इस टाइप का अगर क्या करें, रिलेशन शो करे, कोई भी इंपेडेंस, किसी भी प्रकार की इंपेडेंस इस टाइप का रिलेशन शो करे तो वो कैसी कहलाती है? लीनियर इंपेडेंस कहलाती है। कैसी कहलाती है? लीनियर इंपेडेंस कहलाती है। अगर ऐसा शो नहीं करे, यानी लीनियर रिलेशन बिटवीन करंट एंड, और ये लो भी था आपके पास, किसका था? इसका मतलब जो ohms लॉ को फॉलो करें वो सारी की सारी इंपेडेंस कौन सी कहलाती हैं? लीनियर इंपेडेंस कहलाती है। आप जानते हो इसको अच्छे से। इसका मतलब मेरे पास कौन सा एग्जांपल के तौर पे क्या आ गया?
रेजिस्टेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, वायु क्रोध प्रेरकत्व आ गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे कैसे हैं? लीनियर इंपीडेंस है, यानी इनमें जैसे आप इनके सिरों के बीच वोल्टेज इंक्रीज करोगे, डिफरेंस इंक्रीज करोगे, इनमें करंट फ्लो उसी सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, लीनियरली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इंपीडेंस होंगी, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगे आपके लिए? हाँ, लीनियर इंपीडेंस कहलाएंगे। अगला आता है, एक सिंपल सा नाम आता है, उसको अपन कहते हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। कौन सी? बाइलेटरल इंपीडेंस। बाइलेटरल इंपीडेंस है ना। कई बार ग्राहक किया करे ना, कोई छोरो बदमाश बने टाबर बिकले के है खरी छोरा ऊंधो पटकोर चाहे सुंदो पटको को क्यों फर्क कौन पड़े है ना। वो ऐसी प्रतिबाधा है वाली, है ना। इसमें चाहे आप जो पावर सप्लाई सोर्सेज हैं उसके टर्मिनल्स को चाहे आप अपोजिट कर दो, चाहे इस इंपेडेंस को आप अपोजिट करके जोड़ दो, है ना। ऐसे इंपेडेंस के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, है ना। ऐसी इंपेडेंस क्या कहलाती हैं? हाँ, बायलेटरल इंपेडेंस कहलाती है, या यूं कह सकते हैं वे प्रतिबाधाएं जिनमें धारा की दिशा उलटने पर भी उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्या कहलाती हैं? बायलेटरल इंपेडेंसेस कहलाती हैं। वही एग्जांपल आपके पास सिंपल, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, वायु पटलित क्रोड है, या वायु क्रोड की वायु प्रेरित क्रोड आपके पास रहता है, यानी वो कॉइल जिसमें कोई किसी प्रकार का मेटेरियल नहीं भरा गया है, केवल एयर है, इस टाइप का आपके पास है, तो ये क्या कहलाती है? बायलेटरल कहलाती है। इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर भी इनके मान में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिंपल सी बात होती है आपके पास बायलेटरल इंपेडेंस की। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया? हाँ, अब अपन सर्किट की बात करते हैं। छोटी छोटी बातें और हैं सर्किट की, वो भी अपन देख लेते हैं, छोटी छोटी बातें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेके बता दूं मैं आपके पास, मान लो मेरे पास एक सर्किट है, इसमें मैंने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है VS सपोज, ये सिंपल सा सर्किट अपन ने ले लिया। सपोज R1 है, R2 है, R3, R4, R5, R6। इसको मैं A कह दूं, इसको मैं B कह दूं, और ये सारा मिलाकर के एक नोड है। ठीक है, इसको मैं D कह दूं, B है ये D, ये C कह दो सपोज, ये D कह दो, एक ही बात है, B और D एक ही कंडीशन में। या यहां से शुरू कर दो, चाहे आप कहोगे सर या बार बार क्या कर रहे हो, यहां से शुरू कर दो। नोटेशन A है, B है, C है, D है, ये अपने पास E है, ये F है, ये G है, ये आपके पास है सपोज। ठीक है, इसके कारण करंट फ्लो कितना है? I करंट फ्लो इसमें। ठीक है, सपोज इस ब्रांच में I1, इस लूप में I1, इसमें I2, और इसमें कौन सी करंट है? I3 करंट फ्लो हो रही है। इस टाइप का कोई नेटवर्क आपके पास है, सर्किट आपके पास है, और सर्किट में अलग अलग एलिमेंट्स में या अलग अलग चीजें क्या क्या कहलाती हैं वो अपन इसमें देख लेते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दो चार नाम है जो बार बार काम आने, मैं उनको बता ही देता हूं क्या क्या है। पहला नाम आपके पास है ब्रांच। ये तो आपने अपन ने डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस है, जो भी है वो सारा डिस्कस कर लिया। पहला है ब्रांच, इसको शाखा कहते हो, जिसमें धारा का मान क्या रहे?
मैं मानता हूं कि आपको सारी आते हैं, इसलिए आप स्पीड हाई करके भी देख सकते हो, जो ऑनलाइन देखेंगे इसको। धारा का मान क्या रहे, समान रहे, वो क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। इसका जो भी पार्ट है, जो भी एलिमेंट है जिसमें करंट क्या रहती है, सेम रहती है, वो क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप किसमें कहां कहां करंट सेम रहती है। जैसे ये वाली एक ब्रांच होगी इसकी, ठीक है, ये और ये इसके बीच ये एक ब्रांच हो गई, ये और ये एक ब्रांच हो गई, ये और ये एक ब्रांच हो गई, ये और इसमें भी करंट पूरे में यहां तक सेम है, तो ये एक ब्रांच हो गई। ठीक है, दूसरा नोड, संधि बिंदु, जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं। शाखाएं मिलने का मतलब क्या, धाराएं मिलती हैं। वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। जैसे इन जनरल यहां की बात करूं मैं, तो इधर से करंट ये आएगी, आई यहां डिवाइड हो जाएगी और आधी यहां चली जाएगी। ठीक है, ये वापस से यहां डिवाइड और ये इधर चली जाएगी। आधी मतलब जो जितनी जाएगी रजिस्टर के एलिमेंट के रेशियो में जाएगी उतनी, आधी का बोला गया, सॉरी। तो जिस हिसाब से डिवाइड होगी, तो यहां देखो इधर से आती हुई करंट दिख रही है, डिवाइड होती हुई करंट दिख रही है, या एक ब्रांच ये थी, दूसरी ब्रांच ये, तीसरी ब्रांच ये, तीनों ब्रांचें जहां मिलती हुई बिछड़ती दिखती हैं, मिलती हुई दिखती है, वो क्या कहलाता है, पॉइंट नोड कहलाता है। ठीक है, ये भी एक नोड है, ये भी क्या है, नोड है। ध्यान देना जरा, ये भी क्या है, नोड है। ये सारा मिला के एक ही पॉइंट है, सारे एक ही जगह आके मिलते हैं, एक तरीके से अपन मान सकते हैं ऐसा। ठीक है, फिर अपने पास क्या बच गया इसमें, लूप, एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ द सर्किट। कोई भी सर्किट का क्लोज पार्ट है वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा, कोई भी क्लोज पार्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसका एग्जांपल दूं लूप का, तो ये लूप है क्या, ए बी एफ जी ए बी एफ जी ए एक लूप है, बी सी ई एफ बी, बी सी ई एफ बी, बी सी ई एफ बी आ गया। अगर मैं यहां से चलूं तो बी सी डी ई एफ बी, ये भी लूप है। अगर मैं यहां से देखूं तो ए बी सी डी ई एफ जी ए एटसेट्रा, ये भी लूप है। ये एक सिंगल करो, ये भी लूप है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा नाम और भी होता है, ये लूप कहते हैं इसको हिंदी में, और इसको क्या कहते हैं, पास, है ना। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट लूप। क्या होता है इसका मतलब, स्मॉलेस्ट जो लूप होता है वो क्या कहलाता है, मैश कहलाता है। इसका मतलब एक मैश है वो हमेशा लूप रहेगा, लेकिन लूप हमेशा मैश हो ये जरूरी नहीं है। जैसे स्मॉलेस्ट का मतलब ये हो गया, इसमें कोई और छोटा लूप नहीं बन सकता, ये सिंगल कोई और छोटा नहीं बन सकता, ये सिंगल इसमें कोई और छोटा नहीं बन सकता, ये मैश नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो लूप बन गए। तो स्मॉलेस्ट कोई भी जो पास आपके पास, सॉरी, स्मॉलेस्ट कोई भी जो लूप होता है वो क्या कहलाता है, पास कहलाता है। ठीक है, लूप कहलाता है, कोई दिक्कत इसमें। इसका मतलब छोटी सी बात मैं कह दूं इन दोनों से, नॉट, प्रत्येक पास एक लूप होता है, परंतु प्रत्येक लूप का पास होना आवश्यक नहीं है। ये सिंपल सी बात आपके पास। क्लियर, नेक्स्ट चलें, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब आते हैं केवीएल, सॉरी केसीएल और केवीएल, किरचॉफ के नियम। परिपथीय नियम, किरचॉफ के परिपथीय नियम, सर्किट लॉ।
कितने? 2। धारा का नियम या संधि नियम? कौन सा नियम? संधि नियम। ठीक है, नोडल लॉ जिसको अपन कह सकते हैं। दूसरा कौन सा? वोल्टता नियम। या कौन सा? लूप नियम। इसीलिए तो इसको केवीएल कहते हो आप इन जनरल, किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ, या सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और दूसरा ये केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, ये कहते हो आप इसको जनरल। क्या कहता है? किसी भी बंद परिपथ में या किसी भी परिपथ में, सर्किट में, संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग, एल्जेब्रिक जो सम होता है किसी भी नोड पर करंट्स का, वो क्या होता है? हाँ, शून्य होता है। दैट इज समेशन आई क्या हो गया? 0। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आने वाली धाराएं, ऐसा भी कहते हो ना आप, संधि पर आने वाली धाराएं संधि पर या संधि से, सॉरी थैंक यू, जाने वाली धाराएं, यही कहते हो क्या? है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या रहता है, इसको आगे पढ़ लेंगे। यही इसी का एग्जाम्पल दे दूं, मान लो मैं, सपोज आपके पास कोई नोड है, इसमें करंट एक्स जा रही है, एक्स एम्पियर जा रही है, इसमें 2 एम्पियर आ रही है, इसमें 4 एम्पियर जा रही है, इसमें 6 एम्पियर आ रही है ना? ये नोड आपके पास है, ए नोड है। तो एक्स का मान कितना? आप कह रहे हो कि टोटल करंट्स या आने वाली धाराएं कितनी? 6 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 4 एम्पियर प्लस एक्स एम्पियर। तो एक्स इक्वल टू कितना? 4 एम्पियर। ठीक है, आने वाली धाराएं बराबर है जाने वाली धाराएं। ये जो लॉ होता है करंट लॉ, ये किस पे बेस्ड होता है? किस पे? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण पर बेस्ड होता है। ये कहता है कि देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट नोडल पॉइंट। नोड पर किसी प्रकार के चार्ज का एक्यूमुलेशन यानी चार्ज इकट्ठा नहीं होता है। और ये जो वोल्टा वाला नियम है, लूप वाला, ये साथ ही लिख दो आप, किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना, ये किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितने भी सर्किट में आप पावर सप्लाई सोर्सेस से आप एनर्जी सप्लाई करते हो, वो सारी की सारी कंजम्पशन के बराबर होती है। ये ध्यान रखना इसमें, ये कहता है। तो नेक्स्ट क्या कहता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टा नियम है। अच्छा, अंग्रेजी में बोलने लगा कि थे आजकल। वोल्टा नियम क्या कहता है? किसी लूप में एक दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। दैट इज, आप कह रहे हो कि समेशन ऑफ वी इक्वल टू कितना? वी आई। जितने भी वोल्टाएं हैं उन सब का क्या, पिछले वाले में समेशन आई नहीं लगाया क्या? आई आई आई।
वोल्टताओं का बीजीय योग क्या रहता है? शून्य होता है। इसको कई तरीके से पढ़ते हो। आप कह सकते हो कि जिसमें लगाई गई लगाई जो बैटरी हैं उनके विद्युत वाहक बलों का योग जो प्रतिबाधाएं हैं उन पर जो ड्रॉप वोल्टेज हैं उनके योग के बराबर होता है। ये सिंपल सी कहानियां रहती हैं जो अपन पढ़ते हैं नॉर्मली। जबकि इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया कि जितनी लगाई है उतनी कंजम्पशन में काम में आ गई। यानी नेट जो वोल्टेज है किसी भी सर्किट के अराउंड वो क्या है? नेट वोल्टेज 0 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आती है चिन्ह परिपाटी। क्या आती है? हाँ, इसका एग्जाम्पल चिन्ह परिपाटी पढ़ने के बाद काम में लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले चिन्ह परिपाटी किसके लिए? केवीएल के लिए। सबसे पहले करंट, किरचॉफ करंट लॉ के लिए, धारा नियम के लिए। क्या कहता है किरचॉफ? की संधि पर आने वाली धाराएं कैसी लेंगे? पॉजिटिव, धनात्मक, और संधि से कैसी? नेगेटिव, ऋणात्मक। कैसे ले जाएंगी? ऋणात्मक ले जाएंगे। अब दूसरा आता है चिन्ह परिपाटी में किसका? है केवीएल, वोल्टता नियम। केवीएल। अब इसके दो तरीके हैं। इसमें कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। देखो पहला तरीका मैं लिख दूं, फर्स्ट जो तरीका वो क्या कहता है? अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, प्रतिबाधा पर जो वोल्टता ड्रॉप होता है वो कैसा ले? अगर धनात्मक लें तो सर्किट में आगे जो पावर सप्लाई सोर्स जुड़ा है उसका जो टर्मिनल आपको मिलेगा उसका वही साइन लेना पड़ेगा। समझ गए बात आप? तो धारा की दिशा में चलने पर प्रतिबाधा के सिरों पर वोल्टता पतन यदि धनात्मक लेते हैं तो परिपथ में जुड़े स्रोत भी कौन सा? वोल्टता स्रोत की बात कर रहे हो आप। वोल्टता स्रोत का जो सिरा पहले आता है वही चिन्ह उसके विद्युत वाहक बल का लेते हैं। क्लियर? वही सिरा उसके क्या लेते हैं? विद्युत वाहक बल का लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो जरा क्या स्थिति रहती है। एक तो ये अपन जो जनरल पॉपुलर ही है, एक तो ये काम में लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह सकते हैं? सपोज आपके पास पावर सप्लाई सोर्स बैटरी के रूप में ये जुड़ा है, वी जुड़ा है, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां दूसरा रेजिस्टेंस है और वापस यहां आ गए। ये R1 है और ये क्या है? R2। करंट आई फ्लो हो रही है इसमें से, ये भी आई इसमें से फ्लो हो रही है। यहां से चलो इस सिरे से करंट की डायरेक्शन में, तो क्या होगा? यहीं से देख लो इस तरफ करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो क्या होगा? आई इंटू और इसका कौन सा सिरा आ गया है? तो इसका कौन सा सिरा? माइनस V इक्वल टू, इसका मतलब V इक्वल टू कितना? IR1 प्लस I। क्लियर? अप्लाइड वोल्टेज है ना? और ये क्या है? वोल्टता पतन है प्रतिरोधों की श्रेणी पे। तो अप्लाइड वोल्टेज वोल्टता पतन के बराबर। सेकंड दूसरा जो रहता है
परिपथ में धारा की दिशा में दोनों में से सब अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। धारा की दिशा में चलने पर प्रतिबाधा प्रतिबाधा के सिरों पर वोल्टता पतन यदि ऋणात्मक लें तो परिपथ में जुड़े वोल्टता स्रोत का चिन्ह निम्नानुसार लेंगे। इस तरीके से यदि अपन क्या जा रहे हैं, यदि वोल्टता स्रोत बढ़ते हुए ऐसे आया इस तरीके से प्लस ये आ गया, ठीक है, और हम इधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, है ना, ये आगे बढ़ने की दिशा, आगे बढ़ने की दिशा है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आगे बढ़ने की दिशा में, इस कंडीशन में जो वोल्टेज है इसमें क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह। और यदि आप कह रहे हो कि इसी तरीके से अपने पास ये आया टर्मिनल माइनस प्लस और आगे बढ़ने की दिशा ये है, ठीक है, वी है, तो क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह, यानी प्लस वी लेंगे और इसमें माइनस वी लेंगे। अब एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं वोल्टेज सोर्स, वो धारा की दिशा में जुड़े हो सकते हैं, कोई अपोजिट भी हो सकता है, इसलिए कैसा भी अपने टर्मिनल टकराए हम उसमें ऐसा करेंगे। सर्किट लॉ के हिसाब से देखें, बेसिकली सर्किट की थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये मेन नियम यही है। वो जो पहले वाला अपन ने लिया है, धारा की दिशा में वोल्टता पतन, टर्मिनल आए, वो आए फलाना, वो अपने अपनी सहूलियत से लिया है ना। एक्चुअल में नियम क्या है, यही है, क्यों है वो अपन बात करते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है जैसे इसी एग्जाम्पल के लिए देखो मैं यहां, तो मुझे एक चीज बताना जरा, यहां से पावर सप्लाई मैंने दी, तो ये आपने कहा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ा था, हाई वोल्टेज पे, और ये किस पे है, इसका अगला सिरा कंपैरेटिव लो वोल्टेज पे, ये टर्मिनल इसका सॉरी ये सिरा हाई पे और ये इसका क्या है, लो वोल्टेज पे कंपैरेटिवली, तभी तो करंट हाई से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होती है, हमेशा अपन ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब यहां हाई वोल्टेज से जुड़ा है ये टर्मिनल, तो इसका ये सिरे से करंट किधर जा रही है, लो सिरे की ओर, लो वोल्टेज वाले सिरे, इस सिरे पे हाई वोल्टेज और इस सिरे पे क्या है, लो वोल्टेज। क्यों, पावर जब यहां से दी गई तो यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो काम आपने किया वही तो वोल्टेज है एक तरह का, था ना। तो उस कंडीशन में आप कह रहे हो कि यहां से यहां ले गए, अपोजिशन हुआ तो इसने कुछ कंजम्पशन कर लिया, और जो कंजम्पशन हुआ एनर्जी का वो क्या कहलाया, वोल्टता पतन, विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप कहलाया। तो वोल्टेज ड्रॉप कुछ इसने कर लिया, काम में ले लिया, तो यहां वोल्टता क्या पहुंची, कम, ठीक है। इसका मतलब अधिक से कम की ओर जा रहे हैं, तो डिफरेंस हमेशा देखते हैं अपन इसकी सिरों पे, तो डिफरेंस क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं इसको, माइनस IR1, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। आगे बढ़ो तो इस टर्मिनल से इधर गए तो भी वोल्टेज क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, कितना हुआ, जो इसने कंज्यूम कर लिया, उसने कितना कंज्यूम किया, IR2, तो माइनस हो गया। अब आगे बढ़ो, ये टर्मिनल कौन से वोल्टेज पे है, लो वोल्टेज पे, ये किस पे है, हाई वोल्टेज पे। आप जब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जा रहे हो तो डिफरेंस कैसा आना चाहिए, लो वोल्टेज से हाई ओर जा रहे हो तो क्या आना चाहिए, समझ गए बात आप। तो ये टोटल क्या हो जाना चाहिए, 0, क्या आया, लो, सेम है क्या, तो दोनों में से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिख दो चाहे। ठीक है, अब इन दोनों का यूज कहां कहां करें, तो सर्किट एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास जो किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो,
किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो इन जनरल, तो अपन नोडल लॉ काम में लेते हैं। कौन सा एनालिसिस काम में लेते हैं? नोडल लॉ एनालिसिस काम में लेते हैं। उसमें आपके पास सिंपल क्या रहता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 मान लो है किसी नोड पर, तो जिधर से I1 आ रही है इसका मतलब उसका सिरा हाई वोल्टेज पे, तो ये वोल्टेज माइनस इस पॉइंट का वोल्टेज बट्टा रेजिस्टेंस, वो करंट आ गई। यहां से जा रही है करंट, तो ये माइनस वो वोल्टेज बट्टा इसका रेजिस्टेंस, ये माइनस वो वोल्टेज बट्टा इसका रेजिस्टेंस, तीनों को जोड़ दो, आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना, अगले पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड आउट करना, दोनों का डिफरेंस देखना है, तो क्या काम में लेते हो आप? नोडल एनालिसिस काम में लेते हो। सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका क्या रहता है आपके पास? ये वाला लूप एनालिसिस रहता है। किसी लूप में, किसी ब्रांच में करंट आपको अगर फाइंड आउट करनी हो बेसिकली, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह देखने हो आपको, तो उस कंडीशन में आप कौन सा काम में लेते हो? कौन सा काम में लेते हो? लूप लो काम में लेते हो, केवीएल काम में लेते हो, ठीक है ना। ये सिंपल से आपके पास एनालिसिस के जो मेथड है, जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, यहां भी अपन बेसिक सर्किट्स करेंगे तो बार बार इनको काम में लेंगे। अब अपने पास आता है कि सिंपली जब कोई सर्किट अपने पास आ जाता है, तो ये तो बहुत सिंपल सर्किट है, मान लो एक और इसमें लूप जुड़ गया, मैश जुड़ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहां डिवीजन हो जाएगा करंट का, वोल्टेज का भी डिवीजन हो जाएगा। तो करंट का डिवीजन हो, वोल्टेज का डिवीजन हो, वो कैसे कैसे अपन कर सकते हैं, तो वो अपन देखते हैं किसी सर्किट में, ठीक है ना। तो कोई भी सर्किट अपने पास आता है, इन ए सर्किट दो चीजें अपन को पढ़नी है। पहला कौन सा? करंट डिवीजन, सॉरी वोल्टेज डिवीजन पढ़ लो पहले, सिंपल सा है। वो कैसे करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? करंट डिवीजन किसमें करते हैं, कैसे करते हैं, सॉरी सर्किट में। तो ये जो वोल्टेज डिवीजन है वो इन जनरल किसमें किया जाता है? जब प्रतिरोध किसमें जुड़े हों? सामान्यतः श्रेणी क्रम में जुड़े हों। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े रहते हैं या प्रतिबाधाएं जुड़ी रहती हैं, तो उस कंडीशन में जो सर्किट है उसमें करंट जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स में से क्या होगी? सेम गुजरेगी। तो करंट सब में से सेम गुजरेगी, सब अपने अपने हिसाब से क्या कर लेंगे? पावर कंजप्शन कर लेंगे, यानी वोल्टेज ड्रॉप सबके हिसाब से होगा और टोटल सर्किट में लगी वोल्टेज के बराबर होगा। ये सीधा तरीका इसमें। तो इसलिए इसमें अपन क्या काम में लेते हैं? वोल्टेज डिवीजन काम में लेते हैं। बहुत सिंपल सा सर्किट आपके पास रहता है। जैसे सपोज मैं कहूं कि मेरे पास एक सर्किट है, उसमें R1 रेजिस्टेंस मेरे पास यहां है, ये R2 रेजिस्टेंस मेरे पास यहां है, और यहां मैंने एक पावर सप्लाई सोर्स बैटरी के रूप में जोड़ा है, प्लस माइनस, ठीक है। V वोल्टेज सोर्स मेरे पास सपोज VS है, तो ये स्थिति आपके पास है। इसमें से बहने वाली करंट कितनी? सपोज IS है, इसमें से भी IS जाएगी। इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं क्या कहूंगा? V1, और इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं क्या कहूंगा? V2, ठीक है। तो आप सिंपल से तरीका जानते हो कि यहां से नेट करंट कितनी, IS कितनी, या I टोटल कह दो इसको, IS कह दो, IS कितना? VS अपॉन R1 प्लस, अभी किया था थोड़ी देर पहले अपन ने, तो ये नेट करंट आ गई। तो ये V1 कितना, इसका मतलब V1 कितना? IS इंटू R1, सिंपल है। इसका मतलब कितना? R1 इंटू V, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VS, ये आ गया। और V2 कितना? IS इंटू R2 कितना? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VS। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? जिस भी ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप आपको फाइंड आउट करना है, या जिस भी रेजिस्टेंस इंपेडेंस के सिरों के बीच आपको वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है कि उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसमें कंजप्शन कितना होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? सिंपल क्या कर सकते हो? उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, उस ब्रांच या उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन टोटल जो जुड़े हुए हैं सीरीज में रेजिस्टेंस, तो टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, और इस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल सा तरीका है। जिसमें भी फाइंड आउट करना हो उसका रेजिस्टेंस बटा टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का इनटू वोल्टेज।
करते हो ना, राम और श्याम के लिए इतने पैसे थे, बांटने हैं, कितने में बांटने, 2:4 में बांटने, तो वो अनुपात आपके पास सिंपल सा तरीका। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? पावर जो कंजम्पशन होगा, नेट पावर कंजम्पशन, वो कितना रहेगा? टोटल पावर कंजम्पशन। टोटल पावर कंजम्पशन पी टोटल कितना कितना P1 प्लस ऐड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका। पावर कंजम्पशन क्या होगा? ऐड हो जाएगा। या यूं जनरली अपन ये कह सकते हैं कि V इंटू आई एस, VS इंटू नेट वोल्टेज इंटू नेट करंट, या I स्क्वायर आर टोटल। ये ध्यान रखना, I स्क्वायर आर टोटल। I स्क्वायर आर करते हो ना आप, कितना? IS स्क्वायर इंटू आर टोटल। आर टोटल का मतलब कितना? R1 प्लस R2 इस वाले सर्किट में, I स्क्वायर R1 प्लस R2, या V स्क्वायर अपॉन आर टोटल। ठीक है ना, वो सिंपल सा तरीका, V स्क्वायर अपॉन, ये बढ़ाते जाओ रहे, पढ़ रखा आपने, V स्क्वायर अपॉन RT। ये आपके पास सिंपल पावर कंजम्पशन हो जाएगा इसमें, क्योंकि सभी पावर कंज्यूम करेंगे, नेट पावर कंजम्पशन आपके पास आ जाएगा। ये आपका सिंपल कौन सा रहता है? वोल्टेज डिवीजन रहता है। अब आता है करंट डिवीजन। ये करंट डिवीजन किस में काम में लेते हैं? जब ब्रांचेज क्या हो? पैरेलल हो, उस केस में करंट डिवाइड होती है, अदरवाइज तो करंट सेम रहती है। तो इसका मतलब करंट डिवीजन किस में लें? हां, जब प्रतिरोध समांतर जुड़े हों तब काम में लेते हैं। प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तब आप क्या करते हो कि जब नेट करंट आती है किसी नोड पर तो अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। अब वो कैसे डिवाइड होती है वो अपन देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल के थ्रू समझे, मान लो तो उस केस में मैं कह रहा हूं कि सपोज मेरे पास ये पिछले वाला ही था और सर्किट था, और इसी सर्किट को मैंने एक नए तरीके से जोड़ दिया, VS सपोज मेरे पास है, और मैंने यहां इसको जोड़ दिया इस तरीके से कि दोनों रेजिस्टेंस जो थे वो पैरेलल में आ गए। किसमें आ गए? हाँ, ये स्थिति मेरे पास रही। ये R1 था और ये क्या था? R2। इसमें I1 करंट है और इसमें कितनी? I2। यहां से कितनी आ रही थी? IS ही आ रही थी टोटल। या I कह दूं मैं इसको IS की बजाय, रहे ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, और VS की बजाय मैं इसको V कह दूं टोटल। कोई दिक्कत थोड़ी है आप लोगों को, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना, इधर से करंट जा रही है I। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? दोनों पैरेलल में है ना, टर्मिनल ए और बी के बीच। तो मैं इसका एक इक्विवेलेंट बनाऊं सर्किट, तो मेरे पास इस टाइप का सर्किट बन जाएगा। I करंट फ्लो हो रही है और उसमें एक R इक्विवेलेंट आपने जोड़ दिया, उसमें भी I करंट ही जा रही है। R इक्विवेलेंट कितना? R1 R2 अपॉन R1 प्लस, अगर ये आपके पास आ गया तो यहां से आप बता सकते हो ना मेरे को I कितना आया। यहां से I, इस सर्किट से I कितना आ गया? I इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट, यानी कितना? R इक्वलेंट अपॉन में करोगे तो R1 प्लस R2 इंटू V अपॉन R1 R2, इसको मैं 1 कह दूं। अब इस पे आ जाओ आप, यहां मुझे बताना जरा, वोल्टेज जो डिफरेंस है V AB के बीच, वो V AB के बीच ही रहेगा अगर थ्रू R1 जाओ और थ्रू R2 जाओ, कि दो टर्मिनल के बीच वोल्टेज हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है अपनी। बच्चे पैरेलल में आप कितनी ब्रांचेज जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का। ठीक है, इसका मतलब इसके थ्रू जाओगे और इसके थ्रू जाओगे, थ्रू 1 और थ्रू 2। तो इसका मतलब यहां से जाओगे तो कितना होगा? I1 R1 बराबर I2 R2। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये आपको क्या देता है? I1 अपॉन I2 बराबर R2 अपॉन R1। ये आपको बताता है कि जो करंट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन R की। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा करंट उसमें ज्यादा जाएगी हमेशा। यदि सी बात है, अपोज जहां ज्यादा होगा वहां क्यों जाएगी? करंट कम जाएगी। जहां कम अपोज होगा वहां करंट ज्यादा जाएगी। ये सिंपल सा तरीका आ गया। एक चीज इस सर्किट में और भी आपको देखने को मिली कि जो I है वो किस किस के बराबर है? I1 प्लस I2 के बराबर है। तो इन दोनों की सहायता से I1 R1 और I2 R2, यहां से आप किसी एक की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो और I1 या I2 दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।
कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए, और आई की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अब आपसे कहा जाता है कि आप अगर डायरेक्ट लिखना पड़े आपको कि I1 फाइंड आउट करना हो मुझे और I2 फाइंड आउट करना हो, तो मैं क्या करूं? I1 फाइंड आउट करना हो डायरेक्ट और I2 फाइंड आउट करना, तो I1 का मतलब हो गया, उसमें तो हमने क्या किया था पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज जब फाइंड आउट कर रहे थे रेजिस्टेंस उसी का ले रहे थे। इसमें क्या करना है, दूसरे वाले उल्टा करना है। इसमें करंट फाइंड आउट करनी है, आई आपको पता होना चाहिए, आई आपने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया, आई पता चल गया आपको, I1 प्लस I2 आई के बराबर है, और भी ब्रांच हो सकती है, I3 भी हो सकता है, तो नेट जुड़ जाएगा। तो आपको चाहिए I1 का मतलब क्या हुआ, अगर दो ही ब्रांच है तो I1 का मतलब सामने वाला रेजिस्टेंस, दूसरी वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस बटा नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, दोनों का रेजिस्टेंस है ना, इनटू कितना I टोटल, चेक करो देखिए I टोटल, उसे सॉल्व करके देख लो चाहे। और सिमिलरली क्या, I2 अगर आपको चाहिए तो वो कितना, I2 के सामने वाले ब्रांच कौन सी, पैरेलल में R1 अपॉन R1 प्लस, या इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं क्या, एक ही बात है, I, बहुत सिंपल सा तरीका है, कर सकते हो फाइंड आउट, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी। इनको एनालिसिस कर सकते हो, मेरे को पता है इसलिए मैंने सारा करवाया, नहीं कहोगे सर क्या कराने बैठ के किरचॉफ लो, है ना। बस आप जस्ट डायरेक्ट कैसे समझोगे, इसको कैसे याद रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे, आपको याद रखना, हमेशा कर चुके हो, आपको याद भी है। अब एक क्वेश्चन स्वाभाविक उठता है कि सर अगर यहां I3 और लगा दें तो, अगर यहां क्या लगा दें तो क्या होगा, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, एक नया फॉर्मूला काम में लेते हैं, नॉट, वो तो मैं बता दूं, नोट से पहले एक चीज जरूर बता दूं, इसके साथ ही पावर डिसिपेशन, जो आपके पास पावर है इन पैरेलल सर्किट, वो उतनी रहेगी, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस 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 एंड सो ऑन। इसमें दो ही हैं चूंकि, इसलिए आगे वाले की जरूरत नहीं है, ये रहेगी पावर कंजम्पशन जो रहेगा टोटल, P टोटल, वो आपके पास टोटल के बराबर है। अगर M है एलिमेंट आपके पास रेजिस्टेंस, तो M जुड़ जाएंगी, सबकी पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है। हाँ अब अपन चलते हैं किसमें यदि बहुत सारे यूं कह सकते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो किसी शाखा में धारा, IV शाखा में धारा कैसे दोगे आप, ज्ञात करते हैं धारा का मान कैसे, I मान लो आपके पास सर्किट कैसा हो, इस तरीके का हो, मैं 2 की बजाय 3 ही लेके बता दूं, 4 5 6 तो आ ही जाएंगे अपने आप ही। मेरे पास ये सर्किट है एग्जाम्पल के तौर पे, प्लस माइनस V वोल्टेज आपके पास है, यहां से I टोटल करंट आपके पास है, और मैं यहां क्या करता हूं एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस ले लेता हूं, R1 R2 R3, ये मेरे पास आता है। इसमें करंट है I1, इसमें है I2, और इसमें कितनी है I3, ठीक है। I वे पास में चाहिए मुझे, तो इसका मतलब करंट I वे पास में कितना, RT अपॉन RI प्लस RT इनटू I टोटल, याद रखना वेयर, ये बात जरूर याद रखना, सबसे पहले तो इस RT को ही देखना जरूरी है। I वे पास के जो पैरेलल प्रतिबाधाएं हैं वो टोटल इंपेडेंस, कौन सी इंपेडेंस है, हाँ टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस इंपेडेंस टू द
ith ब्रांच। रेजिस्टेंस, इंपेडेंस जोड़िए तो इंपेडेंस रेजिस्टेंस टू द ith ब्रांच, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे ही आर आई क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द ith ब्रांच, और क्या बच गया? आई टोटल, टोटल करंट इन द सर्किट, और आई पास में करंट जो अपन ने बताई है हमेशा। क्या रहेगा देखो इसमें। अब इसमें आप ये मत समझना कि जो आरटी अपन ने लिया है वो सारे के सारे जो R1 R2 R3 है उन सब का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नहीं। ये जो कह रहा है उस बात को समझो जरा ध्यान से। सपोज मेरे को I1 निकालनी है एग्जांपल के तौर पे। क्या निकालनी है? I1 निकालनी है। I1 कितना होगा? RT अपॉन R1 प्लस RT। इसके लिए RT अलग होगा इंटू IT। ये RT क्या होगा? RT कह रहा है टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस टू द ith ब्रांच। ith ब्रांच कौन सी है? ये वाली। 1 देख रहे हैं तो 1 वाली ब्रांच। इसके पैरेलल कौन से हैं? R2 और R3, इनका टोटल रेजिस्टेंस। समझ गए बात आप? इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R2 पैरेलल R3 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल R3 इंटू टोटल करंट, सॉरी V आ रहा है बार बार, I टोटल। ठीक है, या यूं लिख दूं मैं, मान लो इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसको मैं कर दूं R2 R3 अपॉन R2 R3, R2 प्लस R3, यही होगा, अपॉन R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू I टोटल। क्लियर? आप किसी के बिल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, बहुत सिंपल है तरीका। तो ये बस आपको RT पहचानना है, RT कितना होगा। समझ गए? जैसे पिछले वाले में मैं कहूं डायरेक्ट आपको लिखना पड़े तो इसमें बताना, I1 लिख सकते हो आप इससे डायरेक्ट। कैसे लिख सकते हो? I1 कितना होगा? डायरेक्ट क्या होगा? I1 के लिए क्या कह रहा है? RT। RT यानी इस I1 वाली ब्रांच के पैरेलल रेजिस्टेंस कितना? एक ही है, तो R2। R2 अपॉन R1 प्लस RT, R2 इंटू I टोटल। आ गया? अगर इसके लिए चाहिए तो R2 वाले में चाहिए तो करंट I2 चाहिए तो इसके पैरेलल कौन सा? R1 अपॉन R2 जिसमें ith ब्रांच वाला R2 प्लस RT, इसलिए मैंने 1 यहां लिखा था इसमें। ठीक है ना? RT। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अपन आगे चले, इसी को अप्लाई करना चाहिए मान लो। ठीक है, तो क्या केस रहेगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपके पास एक पावर सप्लाई सोर्स इस तरह का है, प्लस माइनस Vs आपने जोड़ रखा है, करंट इसमें से 12 एम्पियर जाती है, रेजिस्टेंस आपने क्या जोड़ रखा है? 4 ओम है, यहां रेजिस्टेंस है 2 ओम, और यहां रेजिस्टेंस है फिर से 4 ओम। ठीक है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है। ये करंट आती है, इसमें I1 करंट आती है, इसमें कितनी? I2, और इसमें कितनी? I3। फाइंड आउट करो। फटाफट फाइंड आउट करो, I1 I2 और I3 कितनी होगी? वोल्टेज सबके टर्मिनल पे कितनी हो जाएगी? Vs ही रहेगी। इसको आप R1 कह सकते हो ना, I1 है तो इसको R1, ये R2, और ये I1 कितना? RT अपॉन R1 प्लस RT इंटू I टोटल कितना? ये वाला 12 एम्पियर। RT का मान इस I1 वाले केस में RT कौन? ये दोनों पैरेलल, तो I1 कितना? RT R2 R3, 4 दूनी 8 बट्टे 4 2 6 बटा इसका कितना?
4 + 8/6 इंटू 12 कितना आ गया 2, 8 दूनी 16, 24 और 32। चेक करो देखिए 3 एम्पियर आया क्या, आ गया क्या 3 एम्पियर। ऐसे I2 कितना, I2 RT, RT इसके लिए RT कितना, यानी R1 पैरेलल R3 अपॉन R2 प्लस R1 पैरेलल इंटू I टोटल। तो कितना R1 पैरेलल 4 चौक 16 बटे 4 दूनी 8 बटे R2 कितना 2 + 16 बटे 8 इंटू 12 2 2 6 एम्पियर आ गया क्या। सिमिलरली I3 कितना, I3 के लिए R1 पैरेलल R2 अपॉन R3 प्लस R1 पैरेलल और I टोटल। तो ये तो सिमिलर R1 R2 कितना 4 दूनी 8, 8 बटे 6 बटे ये कितना 4 + 8 बटे 6 गुणा 12। ये तो फिर वही आ गया ना पहले वाला ही, कितना 3 एम्पियर। क्लियर है क्या इजी या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इजीली सर्किट सॉल्व कर सकते हो इससे, करंट डिवीजन से, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है चलो, क्या टाइम हो गया क्या आज का तो।